हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे और अपने नए यूट्यूब चैनल अशरफी क्लासेस में। तो गाइस, आज हमारा रिवीजन का डे 3 है और हमने डे 1 और डे 2 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं सत्ता के नए केंद्र की। किसकी बात करने वाले हैं? सत्ता के नए केंद्र की। तो सत्ता का नया केंद्र है क्या? आपको पता है कि 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। उसके बाद विश्व एक ध्रुव में बढ़ जाता है और एक ध्रुव में बढ़ने के बाद विश्व में अमेरिकी वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? अमेरिकी वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। और इसी अमेरिकी वर्चस्व को, इसी अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करने के लिए विश्व पटल पे कुछ अन्य संगठन जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, दक्षेश, ब्रिक्स और राष्ट्र रूस, इजराइल, भारत, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, ये ऐसे कुछ राष्ट्र संगठन है जो अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करते हैं। इसी को सत्ता का नया केंद्र कहते हैं। विश्व पटल पे कुछ अन्य जैसे राष्ट्र और संगठनों का उदय हुआ जो अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित कर रहे हैं। इसी को हम सत्ता का नया केंद्र कहते हैं। अब गाइस, हम बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में, दक्षेश के बारे में। ये हमारे संगठन है जो हमें इस चैप्टर में रिवीजन करने हैं और ये हमारे राष्ट्र हैं। तो डे 1 में, आज के डे में हम इसको पढ़ लेंगे, कल वाले लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस, जल्दी से आप जल्दी तैयार हो जाइए यूरोपीय संघ को पढ़ने के लिए। गाइस, अब हम बात करने वाले हैं यूरोपीय संघ के बारे में कि इसकी स्थापना किस तरह होती है और इसकी स्थापना किस लिए करी जाती है और क्या इससे हमें विश्व को फायदा मिलता है। तो देखिए, यूरोपीय संघ, आपको पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। कब? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूरोप की जो अर्थव्यवस्था, जापान के साथ साथ यूरोप की जो अर्थव्यवस्था वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी, पूरी तरह से चरमरा उठी थी। इसी अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए हमारे अमेरिका ने सहायता किया और अमेरिका ने जो सहायता किया उसको हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मार्शल योजना के तहत, मार्शल योजना के तहत 1948 में अमेरिका ने क्या करी? यूरोपीय देशों की मदद की और यूरोपीय देशों के अर्थव्यवस्था में उत्थान हमें देखने को मिलता है। और मार्शल योजना से ये 1948 में फिर इसको यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बना दिया जाता है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। उसके बाद 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट का गठन होता है। इस गठन के बाद ये राजनीतिक रूप लेने लग जाती है और ले देखिए फरवरी 1992 को हमारे ईयू यानी कि यूरोपीय संघ का मास्ट्रिक्ट संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हो जाता है। अब अगर पेपर में आता है कि यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ, तो आप बिल्कुल मजे में लिख सकते हो कि फरवरी 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ। और मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना ये थी, अमेरिका ने यूरोप की सहायता के लिए, यूरोप की मदद के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए यूरोपीय देशों की मदद की। उसी को मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे यूरोपीय संघ के उद्देश्य क्या थे, किसी भी संगठन को बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए, एक समान मुद्रा चलाने के लिए, एक समान मुद्रा चलाने के लिए, और हम बात करें आपसी तालमेल के लिए, आपसी तालमेल के लिए, मुक्त व्यापार के लिए, मुक्त व्यापार के लिए, एक मुद्रा चलन के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए। तो गाइस, यूरोपीय संघ को बनाने के ये कुछ उद्देश्य थे। अगर आपके पेपर में आता है ये 4 नंबर का, तो आप इनमें से कोई से भी 4 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो और एक्सप्लेन करने के बाद आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। यूरोपीय संघ के बनाने के उद्देश्य यही थे: एक समान मुद्रा का चलन, आपसी तालमेल बढ़ाना, मुक्त व्यापार को बढ़ाना, आर्थिक उन्नति करना, राजनीतिक उन्नति करना। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, राजनीतिक उन्नति करना। तो इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश कितने थे? इसके सदस्य देश 28 थे, लेकिन अब की बात करें तो 27 हैं। अब आप बात करेंगे एक देश कौन चला गया, तो ब्रिटेन जो है, वहां पे ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह में यह होता है कि ब्रिटेन के लोग चाहते हैं कि यूरोपीय संघ से हमारा ब्रिटेन क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो 2020 में ब्रिटेन क्या हो चुका है? यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। अब हम बात करेंगे इसको ताकतवर और कमजोर बनाने वाले पक्षों के बारे में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
गाइस अगर हम बात करें यूरोपीय संघ को ताकतवर और कमजोर बनाने वाले कारकों के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय संघ का एक अपना ही झंडा था, अपना राष्ट्रगान था, अपनी स्थापना दिवस थी, इसलिए ये सारी चीजें होने के साथ साथ ये जो था बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत था। बात करें यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी थी। यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2005 में ये विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी और अमेरिका को भी टक्कर देने लग गई थी। और बात करें यहाँ की बहुत बड़ी सेना है, यहाँ की विशाल सेना जो इसको ताकतवर बनाती है। और बात करें इसके दो सदस्य देश हैं, एक है फ्रांस और एक है ब्रिटेन। तो ये परमाणु संपन्न देश हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अब हम बात करें इसके दो सदस्य देश फ्रांस और ब्रिटेन की, तो ये यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल है, जो यूरोपीय संघ को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। अब हम बात करेंगे मजबूती के साथ साथ फिर इसको कमजोर क्या बनाती है। अब हम बात करेंगे, हमने बात करी थी पिछले स्लाइडर में, हमने चर्चा करी थी, ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, ये इसको कमजोर बना रहा है। रक्षा नीति को लेकर, जैसे इराक के ऊपर हमला किया था अमेरिका ने, तो कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे थे यूरोपीय संघ में, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसको लेकर आपस में कमजोरियां बनी पड़ी हैं। मुद्रा का विरोध करते हैं। जो यहाँ की मुद्रा है यूरो मुद्रा, कौन सी मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो। आपके पेपर में 1 नंबर का आ सकता है कि यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए। तो यहाँ की मुद्रा है कौन सी, यूरो। तो इसका विरोध करते हैं इसी कुछ सदस्य देश, जैसे स्वीडन और डेनमार्क। कुछ सदस्य देश का झुकाव जो वो अमेरिकी गुट की तरफ है, जो इसको कमजोर बना रहा है। ये सारे कुछ कारक हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे आसियान, दक्षेश और ब्रिक्स के बारे में, फिर हमारा लेक्चर आज का संपूर्ण। गाइस हमने यूरोपीय संघ के बारे में बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं आसियान, दक्षेश और ब्रिक्स के बारे में। तो आसियान की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, क्या हो गई, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अगर पेपर में 1 नंबर का आ जाए आसियान की फुल फॉर्म बताओ तो आप इसका विस्तारित तो ये लिख सकते हो। अगर हमें इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है कब, 1967 में। कब होती है, 1967 में। और बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके इसकी नींव रखी जाती है, इसकी स्थापना करी जाती है। अगर हम वर्तमान के सदस्य की बात करें तो इसके वर्तमान के सदस्य कितने हैं, 10 सदस्य देश हैं। लेकिन स्थापना कितने ने करी, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी स्थापना करते हैं 5 देश। अब 5 देश याद रखने की मैंने आपको एक ट्रिक बता दी है, FM सीट। क्या, FM सीट, ये याद आप इस तरह रख सकते हैं। F से फिलीपींस, मलेशिया, S से सिंगापुर, I से इंडोनेशिया और T से थाईलैंड। ये बिल्कुल इजी तरीका है आपको याद रखने का। आप बस इतना याद कर रख लीजिए, FM सीट, F से फिलीपींस, M से मलेशिया, S से सिंगापुर, I से इंडोनेशिया और T से थाईलैंड। इसके बाद में इसमें और भी देश शामिल हो जाते हैं, वियतनाम है, दारुसलाम है, और कंबोडिया है, लाओस है। ये सारे देश क्या हो जाते हैं, इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों की, उससे पहले हम बात कर सकते हैं दक्षेश की। तो दक्षेश की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। कब होती है इसकी स्थापना, 8 दिसंबर 1985 की। और अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य कितने हैं, पहले 7 थे, अब 8, क्योंकि अब इसको अफगानिस्तान को भी दक्षेश में शामिल कर लिया गया। इसके सदस्यों की बात करें तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भूटान, मालदीव, नेपाल। यहां से पूछ सकता है मैप में कि दक्षेश के किसी एक देश को दर्शाइए, आसियान के किसी एक देश को मैप में दर्शाइए, ब्रिक्स के किसी एक देश को दर्शाइए। तो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे और मैप में आप याद रख लीजिएगा। अगर हम ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना होती है 2006 में। इसके वर्तमान में सदस्य देश 5 हैं। पहले इसके 4 थे, लेकिन 2009 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें प्रथम बैठक में शामिल कर लिया गया। तो ये ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडोनेशिया, सी से चाइना। तो बात कर लें तो यही है, सॉरी आई से इंडोनेशिया नहीं है, आई से इंडिया, आई से इंडिया। यहां पे बात करें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये क्या है, ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। अब हम बात करेंगे इस संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। तो संगठनों को बनाने का कोई सा भी उद्देश्य होता है। आप अपना भाईचारा किस लिए बनाते हो, भाईचारा लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो मजबूत हो जाए।
आपके यहाँ होता है, हमारे स्कूलों में सब बच्चे करते हैं, अपने भाईचारा को बढ़ाते हैं, लड़ाई हो जाती है तो इसे बुला लेते हैं, उसे बुलाते हैं। तो इसीलिए ये संगठन बनाने का उद्देश्य भी आप इसी तरह याद रख लीजिए, आपसी तालमेल को बढ़ाना, एकता बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, व्यापार को बढ़ावा देना, राजनीतिक उन्नति करना, आर्थिक उन्नति करना, ये सारी चीजें क्या होती है, किसी भी संगठन को बनाने के उद्देश्य होती है। जैसे आर्थिक उन्नति करना, आपको इन सबको उद्देश्य याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में सबको उद्देश्य याद कर लीजिए, कॉमन है। उद्देश्य और कार्य अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये लिखना, आर्थिक उन्नति करना, राजनीतिक उन्नति करना, राजनीतिक उन्नति, सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापार को बढ़ावा देना, तालमेल स्थापित करना, विवादों को निपटाना, अगर पेपर में इन किसी भी संगठन, जितने हमने 4 संगठन के बारे में बात करी है, उसके उद्देश्य और कार्य आ जाए तो सब में आप एक ठूस के भर देना, आपके नंबर कोई काटने वाला नहीं है। और ये पेपर में किसी के भी एक आ सकता है 4 या 6 नंबर का, तो आप इनमें से किसी पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। और आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे हम संपूर्ण करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अपने साथियों को शेयर कीजिए, और अगले लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब ही मत करिए, हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे पहले सिर्फ आप तक पहुंचे। मंजिल मुझे मिले ना मिले इसका अहल नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा आरमा तो है। अब की बार हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अब की बार 90 पार किसके साथ, मेरे साथ, यानी कि हामिद अशरफ के साथ। ठीक है, धन्यवाद।